एवरीवन एंड वेलकम बैक टू साइंस एकेडमी। दिस इज मी संध्या और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 4 का पार्ट 3, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे पॉलीन्यूक्लियर एंड हेटेरोन्यूक्लियर कंपाउंड्स का जो एग्जाम्पल है एंथ्रासीन, उसकी प्रॉपर्टीज और कैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन रिएक्शन होती है एंथ्रासीन में एंड व्हाट इज द रीजन व्हाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे कराई जाती है। इन दोनों ही चीज़ों को बहुत ही ब्रीफली स्टडी करेंगे और एंथ्रासीन की जो अलग अलग साइट्स हैं, दैट इज अल्फा, बीटा और गामा, वहाँ पे ये एडिशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरीके से होती हैं, उनके पीछे क्या क्या रीजंस होते हैं जिसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, तो उनको भी देखेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर है। दिस इज अ थर्मल इमेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल 3 रिंग्स होती हैं एंथ्रासीन में, जो यहाँ भी क्लियरली विजिबल हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो वहीं आ जाते हैं जहाँ से हमेशा स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ आवर सिलेबस। सिलेबस को देखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप बीएससी में हैं, ये हमारा बीएससी 6th सेम का सिलेबस है, तो आपको हमेशा ही सिलेबस को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, जिससे आपका टाइम भी बचता है और आप वो टॉपिक्स पढ़ने से बचते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो हमेशा ही हम भी सिलेबस को अपने ध्यान में रखते हुए ही टॉपिक्स डिसाइड करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हम लोगों ने पॉलीन्यूक्लियर, हेटेरोन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड्स कवर कर लिया है। साथ ही साथ हम लोगों ने इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज और एग्जांपल्स भी देख ली हैं। नैप्थलीन की सारी जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उसका प्रिपरेशन, सिंथेसिस भी बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया है। आज की क्लास में हम लोग एंथ्रासीन को स्टडी करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम पहुंच गए हमारे स्ट्रक्चर पे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास एंथ्रासीन है। सिर्फ एक रिंग होती है तो उसे बेंजीन कहते हैं, 2 रिंग होती है तो नैप्थलीन कहते हैं, और जैसे ही उसमें एक और रिंग ऐड हो जाती है तो हमारा स्ट्रक्चर बनता है एंथ्रासीन, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ पे जो नंबरिंग है ये IUPAC के द्वारा की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि यहाँ पे इन लोगों ने ये वाले कार्बन्स को जंप किया है। पहले साइड के रिंग्स के कार्बन को नंबर करना, उसके बाद सेंटर के रिंग को नंबर करना, ठीक है। ये IUPAC के अपने रूल्स के तहत नंबरिंग की गई है। इसके साथ ही हम देख लेते हैं कि इनमें से अल्फा कौन है, बीटा कौन है और गामा कौन है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 4 अल्फा कार्बन्स होते हैं, 4 बीटा कार्बन्स होते हैं और 2 गामा एटम्स होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम यहाँ लिख लेते हैं। वी हैव 4 अल्फा कार्बन, 4 बीटा कार्बन एंड 2 गामा कार्बन्स। अब हम इसे देख लेते हैं कि एंथ्रासीन में कहाँ होते हैं। तो यहाँ पे ये अल्फा 1 4 5 और 8th पोजीशन पे लगे कार्बन्स को हम अल्फा कहते हैं। इसी तरीके से 2nd, 3rd, 6th और 7th पोजीशन पे लगे कार्बन्स को हम लोग बीटा कहते हैं, और 9th और 10th कार्बन को हम लोग गामा कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कि ये जो अल्फा कार्बन्स हैं 1 4 5 और 8, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये चारों ही सेम है। हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको 1 बोलते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो भी कुछ असर नहीं पड़ता। अगर हम यहाँ से नंबरिंग चालू करते हैं, इसे 1 बोलते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके नंबरिंग देते हैं अप टू 10, तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट मीन्स कि ये अल्फा के जो चारों कार्बन हैं वो एक ही हैं। इसी तरीके से जो बीटा के चारों कार्बन हैं वो भी एक ही हैं। इसी तरीके से गामा के भी। दैट मीन्स कि इनमें से किसी भी पोजीशन पे अगर अटैक होता है तो बनने वाला जो रिजल्ट होगा वो सिमिलर ही होगा, दैट मीन्स सेम ही होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये तो समझ गए कि इसमें कितने अल्फा, कितने बीटा और कितने गामा कार्बन है, और कौन कौन है हमने ये भी देख लिया। 1 अल्फा कार्बन में हमारे पास है 1 4 5 एंड 8th पोजीशन। बीटा में है हमारे पास 2 3 6 और 7th पोजीशन। इसी तरीके के गामा पे हमारे पास 9th एंड 10th पोजीशन है। तो आई होप अब एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर हमको बिल्कुल क्लियर होगा। अल्फा, बीटा और गामा पोजीशन हमको क्लियर होंगी। इसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है कि इनमें से अल्फा कौन है, बीटा कौन है और गामा कौन है, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमको पड़ेगी जब हम इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को स्टडी करेंगे, ठीक है।
आई नो ये सारी चीज़ें एक साथ डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ी सी ज़्यादा होंगी, बट धीरे धीरे अगर आप चलोगे तो आपको सारी ही चीज़ें बहुत ही इजीली समझ में आ जाएंगी। अगर आप देखें तो एंथ्रासीन के टोटल 4 आइसोमर्स होते हैं। आइसोमर्स कौन होते हैं? जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे डिफरेंस कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड की जो हमारी पोजीशंस है वही डिफरेंट है, ठीक है। देखो फर्स्ट वाले केस में जो हमारे जो पाई बॉन्ड्स हैं वो कुछ इस तरीके से प्लेस्ड है, अल्टरनेट ही लगे रहते हैं, अल्टरनेटली ही प्रेजेंट है। सेकेंड वाले केस को देखो, इसी तरीके से थर्ड केस को देखो और फोर्थ केस को देखो। आपको कुछ नहीं करना है, आप पहले क्या करो, 3 हेक्सागन रिंग्स बनाओ, 3 हेक्सागन रिंग्स बनाओ कुछ इस तरीके से, और सारी पॉसिबिलिटीज देखो कि हमारे पास व्हाट आर द नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कि हम अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स को इसमें लगाएं, ठीक है। तो कभी ना कभी तो आपकी पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाएंगी, तो आप क्या करो, बस अल्टरनेटली डबल बॉन्ड लगाना स्टार्ट कर दो। तो ऐसे करके आपके पास पहले ये पॉसिबिलिटी बनेगी। अल्टरनेट में बस आपको ये देखना है कि एक डबल बॉन्ड हो, एक सिंगल बॉन्ड हो, एक डबल बॉन्ड हो, एक सिंगल बॉन्ड हो। ऐसे करके आप टोटल 4 पॉसिबिलिटीज ही बना सकते हो, और इसी वजह से हमारे एंथ्रासीन की टोटल 4 आइसोमर्स हैं, ठीक है। आई होप आइसोमर वाला पॉइंट आपको अब क्लियर होगा। तो अब हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज में हमको फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करनी होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप देखोगे कि एंथ्रासीन इज अ कलर्ड सॉलिड शोइंग ब्लू फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस मतलब क्या? अंधेरे में जो चीज़ें चमकती हैं उनको हम फ्लोरेसेंट इन नेचर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि जो जुगनू होता है ना, जुगनू अगर आपने कभी देखा होगा अंधेरे में जुगनू ऐसे जगमग जगमग करता है, उसी तरीके से जो फ्लोरेसेंट कंपाउंड होते हैं वो भी लाइट के, जब लाइट की एब्सेंस होती है तो वो जलते हैं इन द सेंस एक लाइट एमिट करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये फिजिकल नेचर में कुछ इस तरीके से दिखता है। दैट मीन्स कि हमें थोड़ी थोड़ी सी लाइट निकलती दिखती है, पाउडर फॉर्म में होता है। उसको ही अगर हम देखें अंधेरे में देखें, दैट मीन्स इन एब्सेंस ऑफ लाइट में देखें तो वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। तो ये हमारे पास टोटल 2 डायग्राम्स हैं। यहाँ से आप इजीली समझ सकते हो कि एंथ्रासीन एक्चुअल में कैसा दिखता है। मैंने कई बार इस चीज़ को बोला है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज उनके अपीयरेंसेस के बेसिस पे होती है। दैट मीन्स कि एक्चुअल में हम उन्हें नेकेड आइज से जब देखते हैं तो वो किस तरीके से दिखते हैं। इसके साथ ही इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 216 डिग्री सेल्सियस। इट इज सॉल्यूबल इन वाटर, वाटर में बहुत अच्छे से सॉल्यूबल होता है। स्पैरिंगली सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। स्पैरिंगली सॉल्यूबल का मतलब होता है पार्शियली सॉल्यूबल, दैट मीन्स कि पूरी तरीके से सॉल्यूबल नहीं होता है। आपको उसमें कुछ पार्टिकल्स एंथ्रासीन के अलग से दिखेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर आप सॉल्ट को पानी में डिजोल्व करते हो तो आप सॉल्ट नहीं देख सकते, बट वहीं अगर आप इसमें एंथ्रासीन को डिजोल्व करोगे या फिर किसी भी ऐसी चीज़ को डिजोल्व करोगे जो पार्शियली डिजोल्वेबल है, दैट मीन्स कि आधा डिजोल्व होता है आधा डिजोल्व नहीं होता है, तो उसमें कुछ पार्टिकल्स आपको अलग से दिखाई देंगे। दैट इज वाई यहाँ पे लिखा है स्पैरिंगली सॉल्यूबल इन organic solvents like ether and alcohol, but fairly soluble in hot benzene. As we all know, benzene is also an organic solvent. तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर हम बेंजीन को गर्म करेंगे और उसके बाद उसमें एंथ्रासीन मिलाएंगे तो हम देखेंगे कि वो थोड़ा ज़्यादा soluble है, ठीक है। तो these are the 3 physical properties of anthracene. अब आगे बढ़ते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर ही हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंथ्रासीन क्यों देती है और कैसे देती है इस चीज़ को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखो बताया गया है एंथ्रासीन अंडरगोज एडिशन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। दैट मीन्स कि हमारी जो एंथ्रासीन होती है वो एडिशन रिएक्शन भी देती है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देती है, ठीक है। अब इसके कार्बन हमें पता है 1 से 10 तक इसमें होते हैं, टोटल 10 कार्बन्स होते हैं। तो इन्होंने बोला है कि जो हमारी रिएक्शन होती है वो मेनली C9 एंड C10 पोजीशन पे होती है। दैट मीन्स कि जो गामा पोजीशन है ना, ज़्यादातर अटैक इन्हीं पोजीशन पे होता है। इसके पीछे रीज़न क्या है उसको हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। इससे पहले जब हमने नैप्थलीन में स्टडी किया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो मैंने एक बात कही थी, वो ये कि हमें रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो एंड प्रोडक्ट है उसकी स्टेबिलिटी पे खास ध्यान रखना है, ठीक है। जो हमारा बनने वाला प्रोडक्ट है ना वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा वही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो वही चीज़ को हमको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, ये चलो इनका स्टेटमेंट है कि मेनली हमारी C9 और C10 पे पोजीशन पे रिएक्शन होती है।
बट अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज़ को देखना कि वाई C9 और C10 पे ही रिएक्शन होती है, ठीक है। तो अब हम 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। टोटल हमारे पास यूनिक जो अटैक होते हैं वो कहाँ कहाँ हो सकते हैं, यूनिक मतलब अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल अलग अलग कौन थे, हमारे पास 4 अल्फा थे, 4 बीटा थे और 2 गामा थे, ठीक है। दैट मीन्स हमारे पास टोटल 3 यूनिक साइट्स हैं, ठीक है, 3 यूनिक साइट्स। तो अगर इन 3 यूनिक साइट्स की बात कर लें तो हम C1 पोजीशन ले लेते हैं, C2 पोजीशन ले लेते हैं और C9 पोजीशन ले लेते हैं, ठीक है। C9 या C10 एक ही बात है, ठीक है। तो अगर आप देख लोगे क्योंकि ये दोनों ही गामा है, तो अगर आप नंबरिंग उल्टी कर दो तो देखोगे कि जो 10 है वो 9 हो जाएगा और जो 9 है वो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो हमें क्या देखना है कि हमारे पास टोटल 3 यूनिक साइट्स हैं और उनमें अटैक कैसे होगा उस चीज़ को हमको ध्यान देना है। तो हम एक एक करके तीनों ही जगह पे अटैक करवा के दिखाएंगे और तीनों ही प्रोडक्ट को आपस में कंपेयर करेंगे कि सबसे ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है। जो सबसे ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा वही सबसे ज़्यादा बनेगा ऑब्वियसली। तो चलो हम लोग सबसे पहले अटैक देख लेते हैं C1 पोजीशन पे। C1 पोजीशन का मतलब है अगर हमारा जो अटैक है वो अल्फा पोजीशन पे होगा तो क्या होगा, ठीक है। अल्फा पोजीशन हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल है, हम सबको पता है इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज होता है और वो हमेशा माइनस पे ही अटैक करता है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट पोजीशन पे अटैक करवाना है। दैट मीन्स हम चाहते हैं हमारा इलेक्ट्रोफाइल 1 पोजीशन पे लगे, तो ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा कि माइनस चार्ज इसके ऊपर आ जाए और प्लस चार्ज इसके ऊपर आ जाए। तो अब ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, माइनस चार्ज पे जाके अटैक कर देगा। तो हमें कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब इसके बाद ये पॉजिटिव चार्ज इस रिंग के साथ रेजोनेंस में चला जाएगा, तो अब ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगी और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और इसी तरीके से ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रहेगी। और हमारा जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट है इसके बाद क्या होता है, यहाँ से इसके बाद क्या होगा, ये हमारा जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट है इसमें से ये पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा क्योंकि ये डबल बॉन्ड ऐसे करके रोटेट होगा एंड लास्टली हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें क्या होगा, एक और डबल बॉन्ड होगा। इसका हम रिजल्टेंट प्रोडक्ट एंड रिजल्ट दिखाते हैं आपको कैसा होगा। कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट हमको मिलेगा। एट लास्ट क्या होता है, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाता है, -H+ हो जाता है और डबल बॉन्ड आ जाती है। इस वजह से हमें एक स्टेबल प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये हमारा इसका रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया C1 पोजीशन पे अटैक होने पे क्या प्रोडक्ट मिलता है। ये हमारा अल्फा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, अल्फा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम अटैक C2 पोजीशन पे कराएंगे तो क्या होगा और इसी तरीके से C9 पोजीशन पे कराएंगे तो क्या होगा। अभी सिर्फ आप समझते जाओ कि प्रोडक्ट, आप भी एक काम करो, अपनी कॉपी खोलो और मेरे साथ साथ ही इनको खुद से बनाने की कोशिश करो कि C1 पोजीशन पे अगर हम अटैक करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, C2 पोजीशन पे अगर अटैक करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, इसी तरीके से C9 पोजीशन पे अगर हम अटैक कराते हैं तो क्या बनता है, ठीक है। तो हमने C1 की तो बात कर ली, सिमिलरली C2 की भी होगी। C2 में हमारे पास कैसा प्रोडक्ट बनेगा, बीटा सब्स्टिट्यूटेड, बीटा सब्स्टिट्यूटेड एंथ्रासीन, ठीक है। बीटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमको मिलेगा। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो हम क्या चाहते हैं, सेकंड पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल है तो डबल बॉन्ड जो होगा वो इस तरफ शिफ्ट होगा, इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगी, इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगी और कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद इस पॉजिटिव चार्ज को हम हटा लेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ से -H+ हट जाएगा। कुछ इस तरीके से हमको प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये कैसा है, हमारा बीटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, ठीक है। अब हम थर्ड पोजीशन पे देखते हैं। अगर हम C9 पोजीशन पे अटैक करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। C9 कौन सी पोजीशन है, ये वाली पोजीशन है। तो अगर हम चाहते हैं कि इस पोजीशन पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल आए तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक माइनस चार्ज चाहिए, ठीक है। तो क्या किया हमने, इस डबल बॉन्ड को तोड़ा तो यहाँ पे एक माइनस चार्ज आ गया, यहाँ पे एक प्लस चार्ज आ गया। ये जो डबल बॉन्ड थी ये शिफ्ट हुई और प्लस चार्ज यहाँ आ गया। तो हुआ क्या कि अब हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है इस माइनस चार्ज पे आके अटैक कर देगा और यहाँ पे हमारे पास इस पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगी और इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, फिर ये पॉजिटिव चार्ज भी हट जाएगा क्योंकि इस पोजीशन पे क्या होता है,
एडिशन रिएक्शन होती है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर हम अब तीनों को कंपेयर करें, हमारे C1, C2 और C9 पोजीशन के प्रोडक्ट्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे C2 का तो बना ही है, C9 का भी बना है, C1 का और बना लेते हैं हम, ठीक है, और तीनों को फिर हम कंपेयर करते हैं। कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आप तीनों में देखोगे तो आपके पास इन दोनों ही केसेस में कैसे हैं, आपके पास नैप्थलीन स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। देखो इन दोनों ही स्ट्रक्चर में देखो, ध्यान से देखो, तो आपके पास क्या है यहाँ पे, ठीक है। एक ये बेंजीन रिंग है और उसके बगल में लगी एक और रिंग है, ठीक है। तो ये दोनों ही केस आपको क्या देते हैं, नैप्थलीन देते हैं, ठीक है। और बट इस केस में आपको दो बेंजीन मिलती हैं, दो बेंजीन मिलती है, ठीक है। ध्यान से इस चीज को देखना, आपके पास इन दोनों ही केस में आपने क्या देखा कि ये इतना स्ट्रक्चर किसका है, नैप्थलीन का है, इतना स्ट्रक्चर किसका है, नैप्थलीन का है ना। बट इस केस में आपके पास दो इंडिविजुअल बेंजीन रिंग्स मिल रही हैं। अब इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे जो फर्क पड़ता है वो इसकी रेजोनेंस एनर्जी में पड़ता है और साथ ही साथ इसकी स्टेबिलिटी पे पड़ता है, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी हम डिटेल में समझेंगे अगली स्लाइड में। अभी के लिए हमें क्या क्या बातें समझ में आ गई हैं, C1, C2 और C9 पोजीशन पे एक्चुअल में अटैक होता कैसे है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जिस पोजीशन पे आप अटैक कराना चाहते हो उसके साइड वाले डबल बॉन्ड को तोड़ो और जिस पोजीशन पे आप चाहते हो आपका इलेक्ट्रोफाइल लगे उस पर माइनस चार्ज लाओ और उसके बगल वाले पे प्लस चार्ज लाओ, ठीक है। माइनस चार्ज पे आके ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और आपको आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप C1, C2 और C9 पोजीशन पे अटैक करवा सकते हो। तो अब हम इनकी स्टेबिलिटी को थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है, कि क्यों C1 और C2 के केस में हमें नैप्थलीन हमारे को मिल रहा है और C3 के केस में, C9 के केस में आप देख रहे हो कि आपको दो बेंजीन स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं। तो इससे फर्क क्या पड़ता है, तो देखो अब इस थ्योरी को समझ लेते हैं। जो बातें मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन की है वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो देखो, अटैक एट C9 अ कार्बेनियम इंटरमीडिएट इन विच 2 बेंजीन रिंग्स आर रिटेन्ड, ठीक है। अगर C9 पोजीशन पे अटैक होता है तो हम क्या देखते हैं कि 2 बेंजीन रिंग रिटेन्ड है, ठीक है। दैट मीन्स हमको 2 बेंजीन रिंग मिलती हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप एंथ्रासीन का केस देखें तो ओवरऑल वैल्यू हमारे पास 84 है, बट पर रिंग का देखें तो हमारे पास 28 है। तो तीनों का फेयर कंपैरिजन है। अगर आप ध्यान से देखो तो बेंजीन की सबसे ज़्यादा, उससे कम नैप्थलीन की और सबसे कम एंथ्रासीन की। तो इन्हीं रेजोनेंस एनर्जीज के बेसिस पे ही हमारी स्टेबिलिटी डिसाइड होती है, ठीक है। सो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, बेंजीन रिंग की। तो अगर आपने C9 इंटरमीडिएट को ध्यान से देखा तो उस केस में 2 बेंजीन रिंग्स बनती हैं, ठीक है। बट वहीं अगर आपने C1 और C2 का केस देखा तो वहाँ पे आपने क्या देखा कि 2 नैप्थलीन बनती हैं। 2 नैप्थलीन स्ट्रक्चर्स आर रिटेन्ड इन देयर इंटरमीडिएट। और नैप्थलीन स्ट्रक्चर का जो हमारा रेजोनेटिंग एनर्जी होता है वो कम होता है, वो 30.5 किलो कैलोरीज होता है। तो अगर आप दोनों के ही इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी कंपेयर करोगे तो C9 इंटरमीडिएट जीत जाएगा। और इसी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट होता है, जो फेवरेबल प्रोडक्ट होता है, वो अटैक कहाँ पे, C9 एंड C10 पोजीशन पे होता है। So this is all about the electrophilic substitution reaction, at which point it attack take place, ठीक है। किस पॉइंट पे अटैक होता है और किस तरीके से ये पूरी प्रोसेस होती है और रेजोनेंस एनर्जी का कंपैरिजन क्या है, इस सारी चीज़ों को हमने अच्छे से स्टडी कर लिया है। आई होप आपको सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर होंगे। जो भी डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में बताओ। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 भी ज़रूर देखना, उसमें भी मैंने बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। हम जल्दी ही इसके पार्ट 4 लेके आएंगे जिसमें हम लोग पायरॉल, फ्यूरान एंड अदर टॉपिक्स कवर करेंगे। टिल देन बाय बाय।